नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और ये वाला जो टेस्ट है ये मिक्स फॉर्मेट में है। इसमें 50 MCQs हैं अच्छे वाले और पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर तीनों ही सब्जेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो शुरुआत पॉलिटी से होती है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इसमें सही कौन सा है छांट कर बाहर करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची है उसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे भी हम जानते हैं। और 11th शेड्यूल जो है इसमें जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्पेसिफिक पावर है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब दे रखी है, ऐसा इसमें कहा गया। जो 12th शेड्यूल है उसमें पंचायतों की सारी अथॉरिटी, पावर इत्यादि दी हुई है। और जो 7th शेड्यूल है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, 7th शेड्यूल में क्या है, इसमें जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके हिसाब से राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो बाकी सारी जो सूचनाएं हैं वो गलत हैं, देखने में अच्छी लग रही है लेकिन गलत हैं। इसमें से डी वाला ऑप्शन जो है वही एकमात्र सही है। यहाँ यस दिया है लेकिन वो डी होना चाहिए। 7th शेड्यूल के अंतर्गत यही सब है, मतलब जो सूचियां हैं उसके हिसाब से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बाकी 9th शेड्यूल में ये दल बदल विरोधी कानून नहीं है, बल्कि ये 10वें वाले में है, 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में है। और 11वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि पंचायतों के बारे में कहा गया है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी जो नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में कहा गया है 12वीं अनुसूची में। तो ये तीनों ही गलत है। सिर्फ सही कौन सा है, इसका लास्ट वाला। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ये पूछा गया कि कौन से संविधान से हमने क्या ले रखा है, वो सब दिया है, बताइए कि सही सुमेलित कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ऐसा दिया हुआ है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ले रखा है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है और DPSP जो है वो हमने यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है। तो हमने बहुत सारे संविधानों से बहुत कुछ सीखा है। बताइए इसमें सही कौन सा है। तो सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसमें बी वाला होना चाहिए। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने वहीं से ली है, नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें गलत है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फंडा ले रखा है। और जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आप जानते ही हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निदेशक सिद्धांतों को हमने लिया है। और अमेरिकी जो संविधान है वहाँ से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आर्टिकल 44 जो है उसमें समान नागरिक संहिता की बात होती है नागरिकों के लिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान उसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 50 जो है इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 51 में दी हुई हैं, ऐसा दिया है। और आर्टिकल 21A जो है इसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। तो अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें जो मौलिक कर्तव्य का दिया है वो बाद में जोड़े गए हैं। पहली चीज़, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है और ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं, वो गलत दिया है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, वो 51 में नहीं है बल्कि 51A में है। तो यहाँ पर ए भी साथ में होना चाहिए था। तो यहाँ तक हमने देखा, बाकी चीज़ें सही हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस भाग में, कौन से पार्ट में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिखाई देते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन वाले पार्ट में है बताइए। पार्ट 1 में है, 2 में है, 3rd में है या 4th में है। तो इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये पार्ट 3 है या पार्ट 3rd आप कह सकते हैं, जो भी। ठीक, तो पार्ट 3 में इसका जो प्रावधान है वो दिखाई देता है। बाकी अगर आप देखें तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है। पहले वाले में संघ और उसके राज्य के बारे में बात है। और मौलिक कर्तव्य आपका जानते ही हैं, ये 4A में आते हैं, यानी पार्ट 4A में इसको कवर किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो चौथे भाग में आते हैं। तो ये तीसरा वाला है। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। यहाँ 2 स्टेटमेंट है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो हमारी परमेबल यानी प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में शामिल किया गया है, यानी उसमें 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ये जो 3 प्रकार का जस्टिस है, इसमें ये जो तत्व शामिल किए गए हैं ये 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित है। यानी ये न्याय वाला जो प्रावधान है ये कहाँ से प्रेरित है? ये जो रूस की क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। तो इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। 5th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, कौन सा गलत है बताइए। तो सर BN राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। HBR अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं। SN मुखर्जी जो है ये संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ठीक है, ये चीफ ड्राफ्टमैन थे इसमें संविधान सभा में संविधान के लिए। अब इसमें आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं। और 6वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य आपको सूचना देना होता है। इसमें जितनी भी सूचनाएं दी हैं वो सभी सही। आगे बढ़ते हैं, कौन क्या था, मतलब किस पद पे आसीन था, ये आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 29 अगस्त 1947 इस समय प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी इस समय गठित होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। अब इसमें जो व्यक्ति दिए हैं जैसे अयंगर जी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं और TT कृष्णमाचारी। 7th क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, बाबा साहेब अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ये जितने नाम आप देख रहे हैं वो इसके सदस्य थे। प्रारूप कमेटी या जो यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी आप देख रहे हैं इसमें जो मेंबर थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और इसमें से आप डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। अध्यक्ष के तौर पे BR अम्बेडकर थे, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सादुल्ला मतलब मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव ये BL मित्रा की जगह लेते हैं, और TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान की जगह लेते हैं। तो ये लोग इसमें शामिल थे सदस्य के तौर पे, लेकिन यहाँ अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ संविधान सभा की कुछ जो प्रमुख कमेटी हैं उनके नाम दिए, जैसे कि संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, अभी पीछे हमने देखा है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। 8वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। इसमें जो संघ शक्ति समिति का दिया है JB कृपलानी इसके अध्यक्ष नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वही गलत है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। संविधान सभा से संबंधित ही ये सारी चीजें हैं। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, उसे अडॉप्ट किया जाता है, और वो समय था 22 जुलाई 1947 का। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया जाता है, और राष्ट्रगीत जो है उसे अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को, वही तारीख है। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी तो है, लेकिन इसमें से गलत कौन सी है वो आपको बतानी है। अब देखें 9th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें जो जितनी भी सूचनाएं दी हैं तो ये 26 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। डी वाले ऑप्शन को आप चुनकर बाहर कर दीजिए। ये जो तारीख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनने की, ये 24 जनवरी 1950 की। ये तारीख क्या है? 24 जनवरी की होगी, बाकी समय सही दिया है, ठीक है। तो डी वाले ऑप्शन को बाहर कर दिया, बाकी चीजें सही है। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई। यहाँ देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ये 2 स्टेटमेंट हैं, सही कौन सा है वो आपको बताना है। 10वें प्रश्न को आपने देखा, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। दोनों ही सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे हमने चुन लिया। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें टोटल जो मेंबर हैं उनकी संख्या होती है 25, ऐसा दिया हुआ है। तो अब इसमें आप बताइए कि सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न संख्या 11 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला दिया हुआ है ना सार्वजनिक उद्यम समिति का, यही वाला गलत है इसमें। तो ए को चुन लेते हैं पहले। सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 25 नहीं होते हैं, और 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। बाकी लोक लेखा समिति जो आप देख रहे हैं उसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, और प्राकलन में सभी लोकसभा से होते हैं, कोई राज्यसभा से नहीं होता है। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं।
ये जो यहाँ पर अधिनियम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि अब काम बढ़ गया था और क्षेत्र भी इनके पास एक बड़ा अच्छा खासा था, तो उसमें दोनों को मिलाकर एक साथ काम नहीं हो सकता था। तो जो इनके कॉमर्शियल काम थे उसको अलग कर दिया गया और जो पॉलिटिकल इशू थे उनको एक साथ रखा गया। तो ये कौन वाला अधिनियम था बताइए? रेगुलेटिंग एक्ट था या फिर इसमें अमेंडमेंट होता है जो 1781 में वो वाला था, या फिर चार्टर एक्ट था? तो 12th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ये पिट्स इंडिया एक्ट था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ अमेंडमेंट के बाद आता है, ठीक है। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? नॉन ऑफ दीज को। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आता है, इसमें वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। अगर ये पूछता कि कंपनी के जो जितने भी कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उसको विनियमित करने का प्रयास किसमें किया गया था, तब जाकर आप रेगुलेटिंग एक्ट को चुनते। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये कौन सा अधिनियम था आप बताइए? चार्टर एक्ट है, कौन सा है? 33 वाला है, 13 वाला है, 53 वाला है? अब इसमें आप देख रहे हैं और राइट आंसर इसका 1833 होगा। 1833 का ये जो एक्ट था इसके द्वारा किया गया था। और बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि बंगाल के गवर्नर से सीधा भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है? इसमें ऐसा बनने वाला कौन सा व्यक्ति था, उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? 1833 को चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। आगे ही एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है और पूछा जा रहा है कि ये कौन वाला अधिनियम है, उसी अधिनियम का नाम आपको बताना है जिसमें कि पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया था और प्रांतीय विधानमंडल जो है उनको अपने बजट अधिनियमित करने का अधिकार दिया गया था। जब अलग किया गया तो जो प्रांत है उनके पास कुछ राइट्स आ जाएंगे, तो ये अपना जो बजट था उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। तो बताएं कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसमें बहुत सारे जो एक्ट हैं वो दिए हुए हैं और प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। 1919 का यह अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कि ये पूरा प्रावधान किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। आर्टिकल 24 जो है इसमें कौन सा अधिकार रखा गया है, मतलब किस फंडामेंटल राइट को इसके अंतर्गत रखा गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है या राइट टू इक्वालिटी है? इसमें से कौन सा अधिकार इसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकारों की लिस्ट में जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, वो आता है आर्टिकल 24 के कैटेगरी में। बाकी अगर आप देखें समानता के अधिकार को अगर आप देखते हैं, इसमें पहले चुन लेते हैं। देखिए सी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। समानता का अधिकार जो संविधान में दिया हुआ है वो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद को कवर करता है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो आता है 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24। तो यहाँ 24 की बात कर रहा है, इसलिए हम एक्सप्लोटेशन वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। बाकी धर्म की स्वतंत्रता वाला जो है वो 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद से संबंधित जो प्रावधान दिए हैं उसको किस माध्यम से, किस तरीके से संशोधित किया जा सकता है, मतलब क्या करके संशोधित किया जा सकता है आप बताइए। तो संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति इसके लिए चाहिए होती है, या संसद में विशेष बहुमत से ही काम चल जाता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी तो काम हो जाएगा, या सिंपल मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट में काम चल जाता है? बताइए, साधारण बहुमत चाहिए होता है या विशेष बहुमत चाहिए होता है, और राज्यों की सहमति इसमें चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आपसे पूछी जा रही है। तो अब देख कर बताएं। तो 16वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। इसमें संसद के अंदर विशेष बहुमत का पास होना जरूरी है और दूसरी बात यह है कि राज्यों की सहमति भी इसमें आवश्यक होती है। ये दोनों चीजें इसमें रहेंगी तभी जाकर इसे संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें से केवल जो पहला वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं, ए को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। कौन सा निकाय एक सांविधिक निकाय नहीं है, यानी सिचुएटरी बॉडी इसमें से कौन सी नहीं है? तो अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन, और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब इसमें से आप बताइए सांविधिक निकाय कौन सा नहीं है? तो इसमें आप डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। सांविधिक निकाय जो है वो डी वाला इसमें से नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, बाकी जितने हैं वो सांविधिक निकाय है। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखें कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। पहले कितनी थी? 21। अभी जो वोटर बनने की उम्र है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18। तो कौन सा संशोधन था? ये 60वां था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद 61वां संशोधन है, इसी क्रम में 63वां और 66वां दिया हुआ है। बताइए संशोधन कब होता है?
तो ये 1989 का संशोधन है और ये है 61वां संशोधन, जिसमें कि मतदान की आयु को रिड्यूस कर दिया जाता है लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए। तो इसमें से 61वें नंबर का जो है, और सिर्फ 61वां नहीं, ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, तो बी को चुन लिया। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, ये कौन सा है? तो आर्टिकल 132 है, 133 है, 134 है, इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये 132 है। आर्टिकल 132 है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, और बाकी दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसका प्रावधान 133 में है। तो ऐसे करके है, फिलहाल इसमें हम करेक्ट आंसर ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनकी सीटों के आधार पे अगर आप आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा? तो बताइए, बिहार है, उसके बाद तमिलनाडु है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे कम वाली सीट को, मतलब सबसे कम सीट वाले राज्य को सबसे पहले रखेंगे और सबसे ज़्यादा सीट वाले राज्य को सबसे बाद में रखेंगे। तो उसी क्रम में देखिएगा, बिहार तमिलनाडु महाराष्ट्र, तमिलनाडु बिहार महाराष्ट्र, और ऐसे ही 2 अरेंजमेंट और हैं। इसमें से आपको चुनना है। तो 20वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, बिहार तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये वाला क्रम जो है ये एकदम सही है। मतलब राज्यसभा सीटों का अगर आप देखें तो बिहार में 16 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, और यूपी में कितनी है? 31 यानी 31। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। लोक संगीत यानी फोल्क म्यूजिक दिया है, स्टेट का नाम दिया है। तो बनावन जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है, भटियाली जो है उड़ीसा का है, पुलाया जो है ये केरल का है, और पनिहारी राजस्थान का है। इसमें से कौन सा गलत है? एक कोई गलत है, कौन सा है बताइए? तो इसमें बी वाला ऑप्शन देखिए, भटियाली। भटियाली जो है ना ये पश्चिम बंगाल का है, न कि उड़ीसा का। ठीक है, बाकी जितनी चीजें हैं वो सही हैं, तो भटियाली को आप बाहर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पपेट डांस का नाम दिया है और कौन सी स्टेट में वो होता है वो दे रखा है। तो पवाकुत्थु जो है वो केरल का है, कुंडेई जो है वो उड़ीसा का है, और थोलू बोम्बलट्टा ये आपका आंध्र का है, और तोगलू गोम्बलेट्टा ये आपका तमिलनाडु का है। ये सब कठपुतली नृत्यों के और कठपुतलियों के नाम दे रखे हैं। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? तो आप डी वाले को चुन लीजिए। तोगलू गोम्बेट्टा जो है ना ये तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक का है। ठीक, तो इसमें से आप सब दक्षिण के ही राज्य हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लीजिए, यहाँ तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक होना चाहिए था। इसके बाद 23 में पूछा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो चरकुला डांस जो है ये यूपी के बुंदेलखंड रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है, और नवरानी जो है ये गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। जदूर डांस को भूमिया जनजाति करती है, ये भी काफ़ी फेमस है। और मुद्रिका डांस जो है ये उरांव ट्राइब के द्वारा किया जाता है, जो कि उड़ीसा की है। अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है? ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 4 अलग अलग स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चरकुला जो है ये यूपी का बुंदेलखंड नहीं बल्कि जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। ठीक, तो इसका क्षेत्र गलत दिया है, बाकी प्रदेश तो सही है। इसमें बाकी सब सही है, यहाँ बुंदेलखंड नहीं होना चाहिए था, ब्रज होना चाहिए था, तो उसी वजह से ये गलत हो गया है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं और उनकी विशेषता दी हुई है। इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो सती सुलोचना नाम की जो मूवी है ये पहली असमिया मूवी थी। नरसिंह मेहता ये पहली कन्नड़ मूवी थी। जय मोती ये पहली गुजराती मूवी थी, और सीता विवाह पहली ओडिया मूवी थी। बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 24 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सीता विवाह वाला जो ऑप्शन दिया है ये 1936 की फिल्म है और पहली ओडिया फिल्म थी, ये सही दिया है। ठीक, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो गलत दी हैं, जैसे कि सती सुलोचना ये 1934 में पहली कन्नड़ फिल्म के तौर पे रिलीज होती है। नरसिंह मेहता जो है ये 1932 की है, पहली गुजराती फिल्म है। जॉय मोती जो है ये 1935 की है, पहली असमिया फिल्म है। ऐसे इसमें होगा। इसके बाद 25 को देखते हैं। लोक चित्रकारी यानी फोल्क पेंटिंग दिया हुआ है, राज्य का नाम दिया है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार की है। पट्टचित्र जो है ये पेंटिंग आपकी ओडिशा की है। कलमकारी जो है ये बंगाल की है, और पैतकार जो है ये झारखंड का है। इसमें आप देख रहे हैं सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, गलत की तलाश करनी है। तो 25 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। कलमकारी जो दिया हुआ है ना ये आंध्र की है, न कि बंगाल की। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश होगा, न कि बंगाल। तो सी वाले ऑप्शन को बाहर कर दीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। 26 को देखते हैं। यहाँ पे फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन का नाम दिया है, कौन सा स्टेट का नाम दिया है। तो जिकीर जो है ये नागालैंड का है। जा जिनजा जो है ये लोक संगीत परंपरा असम की है। वीरगासे ये आपकी कर्नाटक की है, और धाड़ी जो है ये राजस्थान की है। इसमें से सही कौन सा है। 26 को आप देख रहे हैं,
करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। वीरगासे वाला जो दिया है वही एकमात्र सही है, बाकी जितना दिया है सब, जैसे जिकिर आप देखें वो असम का है, पहले तो इसमें वीरगासे को लगा लीजिए चूंकि सही दिया है। जिकिर आपका असम का है, जाजिंजा आपका अरुणाचल का है और थाडी जो है वो पंजाब का है। नेक्स्ट 27 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि हिंदुस्तानी संगीत शैली जो है, हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यानी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारी जो पूरी भारतीय संगीत परंपरा है उसमें दो शैलियों को हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत में, एक तो हिंदुस्तानी संगीत शैली है, दूसरी कर्नाटक संगीत है, और सामवेद और शास्त्रीय संगीत के ज़्यादा निकट कर्नाटक शैली है, हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी शैली में बहुत सारी मिलावट है। तो इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हिंदुस्तानी शैली में इस्तेमाल नहीं होता है, बताइए। सारंगी नहीं इस्तेमाल होती है, संतूर नहीं इस्तेमाल होता है, वीणा नहीं इस्तेमाल होती है। 27 को आप देख रहे हैं, और 27 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। वीणा का प्रयोग, हालांकि आजकल म्यूजिक में देखें तो बहुत सारे वाद्य यंत्र इधर के उधर घुस आए हैं, लेकिन फिर भी एक पारंपरिक तौर पे देखें तो हिंदुस्तानी शैली में वीणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें तबला, सारंगी, सितार और संतूर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और कर्नाटक संगीत जो है उसमें वीणा, मृदंग, मैंडोलिन ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। वीणा की भी दो वेराइटी होती है, सरस्वती वीणा और रुद्र वीणा, ठीक। तो वो सब कहाँ का है, दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत की देन है। इसमें से हमने सी को बाहर कर लिया। 28 को देखते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ पॉटरी दिया है और प्लेस ऑफ ओरिजिन दे रखा है। तो कारीगरी मृदभांड जो है ये आपका तमिलनाडु का है। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी। और कागजी मृदभांड जो है ये गुजरात का है। खुर्जा वाला जो है ये यूपी का है। और डलगेट आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से कुछ गलत है, कौन सा गलत है बताइए। तो 28 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर ही दे रखा है। मतलब करेक्ट का मतलब ये है कि प्रश्न के हिसाब से वो सही है, लेकिन जानकारी गलत है। कारीगरी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये गुजरात का नहीं है, ठीक। तो यहाँ हमने देखा। आगे चलते हैं। और कागजी जो है वो अलवर का है यानी राजस्थान का है, इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया था। फिलहाल हमने ए को बाहर कर लिया। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। यहाँ पे कढ़ाई का नाम यानी नेम ऑफ एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है और कंसर्न स्टेट का नाम दिया है। तो कारचोबी जो है ये राजस्थान में होती है, कसूती कढ़ाई कर्नाटक की है, किमखाब जो है वो अरुणाचल की है और समिलामी जो है ये मणिपुर की है, ऐसा दिया है। बताएं कि इसमें से कौन सा गलत है। 29 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। किमखाब वाला जो दिया है ना वही एकमात्र इसमें गलत है। किमखाब का क्षेत्र अरुणाचल नहीं है, किमखाब का क्षेत्र वाराणसी है यानी उत्तर प्रदेश। तो इसे हमने देखा। इसके बाद और बाकी जानकारियां ठीक हैं। 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कौन सी मूर्तिकला या मूर्तिकला शैली आप कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, ये कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित नहीं हुई है। तो कुषाणों के समय की जो शैलियाँ थी उसमें हम दो ही के नाम ज़्यादा प्रचलित तौर पे देखते हैं, एक तो मथुरा कला शैली है और दूसरी गांधार है। लेकिन उसके अलावा एक अमरावती भी थी, उसका भी विकास हुआ था। तो इसमें आप बताएं कि किस जो ये कुषाण शासक है, विशेष रूप से कनिष्क का कला प्रेम काफ़ी चरम सीमा पर था, तो इनके संरक्षण में विकसित नहीं होने वाली मूर्तिकला शैली कौन सी है। 30वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। तो इसमें देखें मथुरा कला शैली जो है उस पर भी कनिष्क का या जो कुषाण शासक थे उनका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन अमरावती शैली पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। मथुरा कला शैली का विकास भी कुषाण शासकों के ही संरक्षण में होता है, बस क्षेत्र अलग अलग होता है। लेकिन अमरावती कला शैली जो मूर्ति कला की एक नई विधा है, इसका विकास हुआ था सातवाहनों के संरक्षण में, ठीक। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुनकर बाहर कर देते हैं, इस पर कुषाणों का कोई प्रभाव नहीं था। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। ये किन राज्यों में सरहुल को नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मतलब कौन कौन से राज्य भारत के ऐसे हैं जहाँ पे सरहुल को नए साल की शुरुआत का चिन्ह मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। तो झारखंड में मानते हैं, उड़ीसा में मानते हैं, वेस्ट बंगाल में मानते हैं। ये 3 स्टेट दी हुई है, बताइए। तो तीनों में ही मानते हैं, इसीलिए तो 3 दिया है, तो इसीलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। मतलब ये है कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो जनजातियां हैं वो सरहुल को नए साल की शुरुआत का चिन्ह मानती हैं। इसके बाद 32वें नंबर के प्रश्न को देखें। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है वो आप बताइए। तो अल्फ्रेड मार्शल दिया हुआ है, लियोनेल रॉबिन्स दिया है, मेनार्ड कीन्स का नाम है। अब इसमें से आपको बताना है। 32 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये मेनार्ड कीन्स हैं, ठीक। मेनार्ड कीन्स के द्वारा इसको लिखा गया है। हमने सी वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर में नहीं आता है, तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो कृषि नहीं आती है, परिवहन संचार नहीं आता है, बैंकिंग नहीं आती है, या फिर जो सामुदायिक सेवाएं हैं, कम्युनिटी सर्विसेज है, वो नहीं आती है। इसमें से कौन सा नहीं आता है वो आपको बताना है। तो 33 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी सेक्टर है ना, ये टर्शियरी कहाँ से हो जाएगा, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इसी में आती हैं।
जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर आता है, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री आती है, पशुपालन भी उसी में आता है, मत्स्य पालन आप जो करते हैं वो भी उसी में आता है, माइनिंग भी उसी में आता है, और जो माइनिंग का काम पूरा उत्खनन इत्यादि होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वो सब इसमें आता है। लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें परिवहन संचार आप देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, बीमा, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, ये सब कवर होती है। तो कृषि इससे बाहर है। इसके बाद 34 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि मानव विकास सूचकांक को पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1990 में, 1990 में पहली बार पेश किया गया था। तो हो सकता है समय भी पूछ ले। अब इसमें से आप बताइए, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है? इसमें अलग अलग संस्थाओं के नाम दिए हैं। मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 34 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 35 को देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था बताइए? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ था 2021 में। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 101वें नंबर पे हम उस समय थे, और इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात हो रही है। तो बताएं, इसमें भारत की रैंकिंग दी है 135वीं, फिनलैंड इसमें पहला था, डेनमार्क दूसरा था, आइसलैंड का तीसरा स्थान था। टॉप 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं। कौन सा गलत है? 36 को आप देखें तो ऊपर वाला ही गलत दिया है, अपनी ही रैंकिंग गलत है, बाकी सब सही है। 136 थी, 135 नहीं थी, एक स्थान और पीछे, बाकी सही है। फिनलैंड पहले स्थान पे था, डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 136 होना चाहिए। इसके बाद 37 को देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अब 29 जून को कौन से अर्थशास्त्री की, मतलब कौन से इकोनॉमिस्ट की जयंती है, ये आपको बताना है। तो राजा चलैया उस दिन पैदा हुए थे, विमल जालान का वो जन्मदिन है, या शंकराचार्य का? 37 आप देखें, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, इसमें से कोई नहीं। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती है, ठीक है, पीसी महालनोबिस जिन्हें कहा जाता है। 5 ईयर प्लान में आप इनका नाम सुनते हैं, तो इनकी ये जयंती थी, ठीक, 29 जून। अब इसमें से आप देखें तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 38 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से कोई देश डेवलप तब माना जाता है जब उस देश में क्या होता है? अब क्या शर्त होनी चाहिए? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद जो है, दोनों में अगर हम तुलना करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो सकल घरेलू उत्पाद से न तो कम होता है न ज़्यादा, यानी बराबर होता है। मतलब जीएनपी और जीडीपी में कंपैरिजन होना चाहिए, और उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि देश विकसित है या फिर विकासशील है। तो बताएं इसमें से कौन सी शर्त होनी चाहिए? 38 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ऊपर ही है, ए वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तब जाकर हम मानेंगे कि जो देश है वो विकसित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखें। यहाँ पर कुछ योजनाएं और चीज़ें दी हुई हैं, उनके साथ उनका समय दिया है। तो 1944 में ये सब हुआ था, जैसे बॉम्बे योजना है, गांधीवादी प्लान है, जन योजना है, सर्वोदय योजना है। अब इसमें से सही कौन सा है? दे तो दिया है डेट के साथ, सबकी एक समान तारीख, लेकिन सही कौन कौन सा है? एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, इसीलिए वैसा विकल्प दिया हुआ है 39। देखिए इसमें केवल पहला दूसरा सही है, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो गलत हैं। केवल पहले दूसरे को आप सही मान लीजिए। देखिए जन योजना जो है ये 1945 की है, और सर्वोदय प्लान जो है वो 1950 का है, तो ये दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया जाता है किसके जन्मदिन पर? कौन से महापुरुष का जन्मदिन रहता है आप बताइए? तो दादा भाई नौरोजी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसमें से हम किसका नाम चुनेंगे? 40वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। अब इसमें से आप किसी को नहीं चुन सकते। ये असल में 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है आप जानते हैं। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा कर चलैया समिति की सिफारिशों पर लागू नहीं किया गया था। चलैया कमेटी जो है वो कर की रिकमेंडेशन करती है, मतलब टैक्स की, तो कौन सा टैक्स उसकी रिकमेंडेशन का आधार लेकर नहीं लागू किया गया था? इसमें कॉरपोरेशन टैक्स है, कस्टम टैक्स है, इंटरेस्ट है और सर्विस टैक्स है। 41 को आप देख रहे हैं, 41 का करेक्ट आंसर। अब इसमें देखें कि कोई भी उत्तर हमें सही नहीं दिखाई देता है। उत्तर दे तो दिया है लेकिन कोई भी इसमें से परफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि चलैया कमेटी जो है वो बहुत सारी सिफारिशें करती है, और उसके आधार पे निगम कर लगाया गया था, सीमा कर लगाया गया था, ब्याज कर और सेवा कर को भी लगाया गया था। तो सब तो इसकी रेंज में आ जाते हैं, हम किसी को बाहर नहीं कर सकते, तो कोई उत्तर हम नहीं चुन सकते।
इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। वस्तु और सेवा कर ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, मतलब जीएसटी की बात हो रही है। और भारतीय वस्तु और सेवा कर मॉडल जो है वो कनाडा के उपभोग मूल्य वर्धित मॉडल पर आधारित है, यानी जो कैनेडियन कंज्यूम्शन वैल्यू एडेड टैक्स मॉडल है उस पर ये बेस है। तो इसमें से आप ये बताएं कि गलत कौन सा है। 2 स्टेटमेंट दे तो दिया है, सही कौन सा है ये आपको अलग कर देना है, गलत की तलाश करनी है। 42 को आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है और ये कनाडा के मॉडल, जो कनाडा का टैक्स मॉडल है उस पर आधारित था। तो इसमें से दोनों ही चीज़ें सही हैं, हम डी को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये सब लिमिटेड है। तो इसमें से आप बताइए कि किसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। 43 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बाकी अगर आप देखें, और 1938 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का है कोलकाता में, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का है मुंबई में और ओरिएंटल का है दिल्ली में। इसके बाद 44 को देखते हैं। 44 में कहा गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब मिला था, मतलब इसे सिचुएटरी स्टेटस कब प्राप्त हुआ था वो समय आपको बताना है। 1991 में, 92 में, 93 में, 94 में। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। 1992 का ये टाइम था। और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात हो रही है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके बहुत सारे हैं, वैसे मुख्यालय अगर देखा जाए तो इसका मुंबई में मेन हेडक्वार्टर है, लेकिन जो रीजनल ऑफिस है उसमें अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी आप इसे देखते हैं। 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन इसे मान्यता कब प्राप्त होती है, 1992 में। तो यहाँ मान्यता की बात हो रही है और इसलिए आप 1992 को चुनेंगे। इसके बाद 45 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे ही एक ब्लैंक स्पेस है और अंग्रेजी वाले में पीछे दिया है। तो कुल मिलाकर इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको लॉन्च किया जाता है, वो लॉन्चिंग की तारीख क्या थी, तारीख आपसे पूछी जा रही है। और उस समय ये ताल कटोरा स्टेडियम जो दिल्ली का था वहाँ से शुरू किया जाता है। तो इसका जो स्थान है वो तो दे दिया है और नाम दे दिया है। अब इसमें शुरुआत कब से होती है वो समय आपको बताना है। तो 1 सितंबर 2018 है, 2 अक्टूबर 2018 है, ऐसे ही 2 तारीखें और। तो 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, 1 सितंबर 2018। ये जो तारीख है इस समय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू किया जाता है। इसके बाद 46 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट है, इमिशन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इमिशन गैप रिपोर्ट। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। बाकी अगर देखें तो जो कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। बाकी वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जो है उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लॉन्च करता है, मतलब उसके द्वारा जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, तो भ्रष्टाचार से सीधा कनेक्शन आप जोड़ लीजिए। और जो आर्थिक आउटलुक है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट कौन सी संस्था पब्लिश करती है ये पूछा जाता है। इसके बाद 47 को आप देखें, ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर बेसल यानी स्विट्जरलैंड में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूनेस्को की बात हो रही है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें से आपको चुनकर बताना है कि बेसल स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है। 47 देख रहे हैं आप, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है जिसका कि हेडक्वार्टर बेसल में है। बाकी अगर आप देखें तो यूनेस्को का है पेरिस में, फ्रांस में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ILO का यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरीके से आपने देखा। और वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है उसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में। 48 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोकगीतों के नाम दिए हैं और उनका क्षेत्र दिया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, यानी गलत की तलाश करनी है। तो रसिया जो है, रसिया ये असल में ब्रजभूमि में होता है। रसिया क्या है, ये एक लोकगीत है और इस पर नृत्य भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाना ही गाते हैं। तो कुल मिलाकर ये ब्रजभूमि का है। कजरी जो है ये जौनपुर की है। आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का है और बिरहा आपका पूर्वांचल का है। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। तो 48 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। कजरी जो है ये पूर्वांचल की है, विशेष रूप से मिर्जापुर की है। ठीक, तो मिर्जापुर क्षेत्र की है, जौनपुर यहाँ दिया हुआ है। यही वाला विकल्प इसमें गलत है, बी वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 49 को देखते हैं। यहाँ पर उस संगीतकार का नाम आपको बताना है
कि ये कौन से संगीतकार हैं जिनके कि शिष्य हैं पंडित राम सहाय, जिन्होंने कि बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था। ये हिंदुस्तानी संगीत शैली में बहुत सारे घरानों का विकास होता है, तो बनारस बाज घराने के प्रवर्तक कौन थे, उसका नाम मतलब उन व्यक्ति का नाम आपको बताना है। 49 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये मोदू खान थे। ठीक है, मोदू खान जो है इनके शिष्य थे पंडित राम सहाय, तो मोदू खान जी के शिष्य के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है और निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। अब यहाँ पे नाट्य संस्थान जो यूपी से रिलेटेड है वो दे रखे हैं, जैसे कि यायावर जो है वो गोरखपुर में स्टैब्लिश हुआ है, और अभिनय ज्योति का जो स्थान है वो वाराणसी है, स्वस्तिक का है लखनऊ और रूपांतर का है मथुरा। इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 50 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अभिनय ज्योति जो दिया हुआ है ये वाराणसी दिया हुआ है। ठीक, यही एकमात्र इसमें सही है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब इसमें गलत है। जैसे यायावर जो आप देख रहे हैं वो लखनऊ का है, स्वस्तिक आपका मथुरा का है और रूपांतर गोरखपुर का है। तो ऐसे करके हमने ये 50 MCQs कंप्लीट किए हैं। प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से अपनी कमियों का अंदाजा लगाने के लिए ये बड़े अच्छे हैं, आप इनसे लाभ ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।